हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज हम अपना अगला सेट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सीडीपी का पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है। चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना या धागे में मोती पिरोना। पहले तो स्थूल गामक कौशल क्या होता है। ग्रास मोटर स्किल, जिसमें कि ग्रॉस मतलब बड़ा, जिसमें अपने बिग मसल्स का बच्चा यूज करता है। तो चित्र बनाने में करता है, सुई पकड़ने में, तो चित्र बनाने में उंगलियों से पेंसिल को पकड़ता है, यानी इसमें छोटी जो है अपने मसल्स का यूज करता है। उंगलियां छोटी होती हैं तो अपने छोटी मसल्स का यूज कर रहा है। सुई पकड़ने में भी अपनी उंगलियों का यूज कर रहा है, धागा पिरोने में भी, लेकिन चलने में उसके बिग मसल्स, उसके पैर काम कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। अधोगामी सिद्धांत, जिसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये किस तरह का सिद्धांत होता है। जटिल से सरल की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये सिर केंद्र से बाहर की तरफ होता है। सेंटर ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब अंदर, केंद्र अंदर से बाहर की तरफ या केंद्र से बाहर की तरफ। जैसे बच्चे का जो गर्दन है, पैर है, तो बच्चा पहले अपने कमर के सहारे बैठना शुरू करता है, फिर गर्दन को सीधा करता है। तो इस तरह से उसके अंदर की मांसपेशियों का विकास पहले होता है। जैसे उसके पेट में लीवर है, ये सब का विकास होता है। फिर धीरे धीरे छोटी उंगलियों का, ये सब का विकास होना शुरू होता है। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीय कारक है। विद्यालय, किताब, मीडिया, माता पिता। तो माता पिता तो फर्स्ट कारक होते हैं, तो जहाँ भी ऑप्शन 4 है वो ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विद्यालय, किताबें और मीडिया जो है द्वितीय कारक है। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। परिकल्पनात्मक सोच यानी कि बच्चा कल्पना करने लगता है। तो किस में करने लगता है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा करने लगता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा क्या करता है। इसमें बच्चा जो है अपने अंगों को हिलाना, मूव करना शुरू करता है। ये 0 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के बीच का होता है। आगे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा वस्तुओं को पहचानने लगता है। ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसे मतलब पहचान तो लेता है, लेकिन उसको क्लासिफाई नहीं कर पाता है, बांट नहीं पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को जो है अलग अलग तरीके से बांटने लगता है। त्रिभुज को अलग, आयत को अलग, पेंसिल को अलग, इरेजर को अलग, इस तरह से उसको विभाजित करने लगता है और उनसे सवाल भी करने लगता है। आगे है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें बच्चा जो है उन चीज़ों पे अपनी कल्पना करने लगता है, सोचने लगता है, अपने विचार को व्यक्त करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्वरण, प्रतियोगिता भावना, कार्यात्मक स्थिरता। तो जहाँ भी नकारात्मक आ जाए समझ लीजिए ये हमारा निगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सीखने के लिए तत्परता। जिन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में बताया कि बच्चा जितना ज़्यादा सीखने के लिए तत्पर होगा उतना ही ज़्यादा उसमें विकास होगा, उतना ही जल्दी वो सीख पाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है। आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, या इंद्रिय उद्देश्य उन्मुखी, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, या फिर कानून और व्यवस्था उन्मुखी। तो ये कानून और व्यवस्था को मानने की बात कर रही है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। तो जहाँ पे भी नकल की बात आ जाती है वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। आगे है, उत्तर प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए और स्पष्ट निर्देश के द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। ये जहाँ भी जटिल आ जाए और स्पष्ट निर्देश, ये सभी नकारात्मक शब्द हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न से संबंधित संकेत देना, जिसे हम पाठ बोलते हैं। आगे है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? सामाजिक पृथक्करण, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, कंठस्थीकरण, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुकरण, ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों वर्ड्स जो हैं नकारात्मक हैं। यहाँ पे पृथक्करण भी है, ये भी नकारात्मक है, तो यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? विद्यार्थी को, अभिभावक को, अध्यापक को या परीक्षा को? तो विद्यार्थी को। प्रगतिशील जो शिक्षा होती है उसमें मुख्य केंद्र में जो होता है स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है। अगला क्वेश्चन है, अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? स्थानिक, प्राकृतिक, संगीतात्मक या अंतर्वैयक्तिक? तो अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा क्योंकि वो एक काउंसलर बनना चाहता है। आगे है, योगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण, विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश। केवल जहाँ भी आ जाए ये नकारात्मक शब्द हो जाता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। चर्चा और विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना, ये भी हमारा नकारात्मक शब्द है, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के समूह बना, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, तो ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा क्योंकि विविध शिक्षार्थी रहेंगे। एक ग्रुप में एक बच्चा कमज़ोर है, एक बच्चा तेज है, एक बच्चा कमज़ोर है, एक बच्चा तेज है। इस तरह से अगर समूह बनाएंगे तो दो बच्चे जो है मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक समूह में सभी कमज़ोर बच्चे हों और दूसरे में सभी तेज बच्चे हों, प्रतिभाशाली बच्चे हों, तो वो ग्रुप जो है, एक ग्रुप एकदम पीछे हो रह जाएगा, एक ग्रुप एकदम आगे रह जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है? तो रूढ़िबद्ध चुनौतियों को तो बढ़ा रहा है क्योंकि लड़कियों को कम अवसर दे रहा है, लड़कों को ज़्यादा अवसर दे रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लड़की को कम आंक रहा है और लड़कों को ज़्यादा आंक रहा है, तो ये जेंडर पूर्वाग्रहों के नियमों का जो है वो पालन कर रहा है, रूढ़िवादिता को मान रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। तो यहाँ विद्यार्थियों के समूह बनाने यानी उनको बांटना है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण, जहाँ भी वर्गीकरण दिख जाए ये नकारात्मक है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी है, मानकीकृत पाठचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना। जहाँ भी मानकीकृत पाठचर्या आ जाए वहाँ नकारात्मक शब्द होता है और वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? केवल सत्र के आरंभ में, जहाँ भी केवल आए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, केवल सत्र के अंत में, ये भी ऑप्शन गलत है।
केवल, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये केवल जो शब्द है ये शब्द नकारात्मक शब्द है, और जहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन नकारात्मक पूछे वहाँ पे ये करेक्ट होगा, और जहाँ नहीं पूछे वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सुमूर्तंत्र करेगा? श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? सुमूर्तंत्र यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग एमंग द स्टूडेंट, क्रिटिकल थिंकिंग लाएगा, बच्चे को प्रमोट करेगा क्रिटिकल थिंकिंग की, वो अपने विचार को व्यक्त करे। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो इसका तो एक फिक्स आंसर होता है, तो बच्चा इसमें तो नहीं हो पाएगा। आगे है, भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी एक डेट फिक्स होता है, बच्चा इसमें कोई भी अपने दिमाग से कुछ नहीं बता सकता है। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका भी एक फिक्स आंसर होगा। आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? तो यही हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में हर बच्चा अपना अलग अलग विचार देगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? विविधता और व्यक्तिगत भिन्नता के लिए सम्मान, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि मानकीकृत परीक्षण जो है नकारात्मक शब्द है। अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय विधियां अध्यापक केंद्रित नहीं बाल केंद्रित होती हैं, तो ये भी एक तरह से ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों का नामनीकरण ये और पृथकीकरण ये भी नकारात्मक शब्द है, तो गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ए ही जो है इसमें करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन है, पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया, भावनात्मक विनिमय में, शारीरिक समन्वय में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में, लिखित विषय वस्तु बोध में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पठन वैकल्य जो है लिखने से, डिसलेक्सिया जो है लिखने से संबंधित होता है। आगे है, स्वालीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना, सामाजिक संप्रेषण, स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करना, दैनंदिनी में जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलतापूर्वक सामंजस्य, अध्याय जिसमें करके कर सकता है। तो स्वयं ये जो है इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि बच्चा जो है सूक्ष्म विवरणों पर उसके ध्यान देने से अधिगम प्रक्रिया में उसका सफल रहेगा, अध्यापक अगर इन चुनौतियों पे ध्यान देगा तो। आगे आते हैं, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या, स्पर्शग्राही मानचित्र, ये तो सही है, देना चाहिए। यहाँ पे हमसे किस विधि के माध्यम के प्रयोग से बचना है, तो ये तो करना चाहिए। सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, ये भी ठीक है। अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, क्योंकि बच्चा जो है देख नहीं सकता है तो वो लिख कैसे पाएगा, उसको लिखने में कठिनाई होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? औसत से अधिक बुद्धि स्तर, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। तो बच्चा अगर प्रतिभाशाली है तो वो हर चीज़ में आगे रहेगा, उसका हर काम फास्ट रहेगा, तेज रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसके ग्रहण करने की जो क्षमता है वो धीमी है, तो ये उसकी विशेषता नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के परिप्रेक्ष्य और अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। योग्यता के वृद्धि बोधक एक सक्रिय, अस्तित्व बोधक एक निष्क्रिय, तो निष्क्रिय जहाँ आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारा जो है निगेटिव वर्ड है। अस्तित्व बोधक एक सक्रिय,
तो एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के अस्तित्व परिपेक्ष नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए होगा वृद्धि बोधक। योग्यता में क्या होती है? योग्यता में वृद्धि होती है, तो योग्यता वृद्धि बोधक और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है? जिज्ञासा, उत्साह, आनंद, बोरियत। तो बोरियत, अगर बच्चा आप कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चा उसके प्रति क्रिया नहीं कर रहा है, तो गतिविधि नहीं कर रहा है, तो वो बोर हो रहा है, उसे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं। स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समझ को समूर्ण करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। विषय वस्तु को कंठस्थ स्मरण कर लेना चाहिए। तो कंठस्थ और स्मरण जहाँ आ जाए ये नकारात्मक शब्द होते हैं, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए, तो ये भी निगेटिव शब्द है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय विधियां। तो कंठस्थीकरण जहाँ भी आ जाए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये नकारात्मक शब्द हैं। मानकीकृत ये भी नकारात्मक शब्द है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन ए और बी है जिसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, ये एक रचनावादी कक्षा की विशेषता होती है। आगे है, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। यदि कक्षा परिवेश सुमन करता है, अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, तो निष्क्रिय नकारात्मक शब्द है। ज्ञान का मात्र पुनरुत्थान, मात्र यानी ये भी नकारात्मक शब्द यहाँ पे है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, जो यांत्रिक हो और जिनमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो। तो यहाँ निष्क्रिय शब्द जो है नकारात्मक है। जो संदर्भ से हटकर हो ये भी नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो जटिल से सरल की ओर हो, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे को जो है सरल से जटिल की ओर पढ़ाते हैं, तो यानी हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल संसारीकरण, तो ये भी हमारा तो ऑप्शन गलत है। केवल की वजह से, कंठस्थीकरण की वजह से और निष्क्रियकरण की वजह से ये भी हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है। अब बात करते हैं पहले और दूसरे में, तो सक्षम के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाना, यहाँ पर कार्य को बस पूरा करने से मतलब है, तो ये भी एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की गति पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर होती है, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर होती है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक दोनों से स्वतंत्र होती है। चौथा ऑप्शन है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारणों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि जो डेवलपमेंट है व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों पर जो है पूरी तरह से निर्भर रहता है।
विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं की अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए। निरुत्साहित जहाँ भी आ जाए ये नकारात्मक शब्द होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है उनके अनुभव से संबंधित नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है। तो बच्चों की जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं हमेशा गलत नहीं होती हैं, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी हमारा ऑप्शन डी ही केवल बच रहा है जो कि करेक्ट हो जाएगा। अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं की में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं। आगे है किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना। गैर उदाहरण ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, नकारात्मक शब्द में आता है। सम प्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सम प्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। जो विषय वस्तु संबंधित नहीं है अगर उसके खंड में हम इसको प्रस्तुत करते हैं तो ये ऑप्शन गलत है। और हमसे पूछा है किस बात से बचना, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी अवधारणाएं हैं उनको बिना एग्जाम्पल के प्रस्तुत करते हैं। आगे आते हैं, तो आज का ये लास्ट का आखिरी क्वेश्चन था सीडीपी का। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नई वीडियो में नए सेट के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया।